हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और पिछले दो वीडियो में हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है, उसके बाद में आगे हम पढ़ना वापस स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है वर्ण विचार। तो देखिए, सबसे पहले तो वर्ण विचार, इस टॉपिक के अंदर जो पहला शब्द लिखा हुआ है वर्ण, इसके बारे में जानते हैं कि वर्ण होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले वर्ण को हम जानेंगे कैसे। तो देखिए, वर्ण की खासियत ये होती है कि वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या है? सबसे छोटी इकाई भाषा की, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। ये होता है वर्ण। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इसका उदाहरण ये हो जाएगा, जैसे देखिए आप ये जो का लिखा है, ये जो का लिखा है ना, इस का के नीचे हलंत करने पर यह एक वर्ण कहलाएगा। क्योंकि ये जो का मैंने लिखा है, हलंत वाला जो का है, अब इस हलंत वाले का कोई और टुकड़ा या खंड जिसको कहते हैं वो हम नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये एक वर्ण है। उसी तरह ख, ये भी एक वर्ण है। उसी तरह ग, ये भी एक वर्ण है, ये भी एक वर्ण है। तो मतलब जितने भी व्यंजन है या फिर स्वर में तो आपको अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपको पता ही है स्वर क्या होता है। स्वर तो स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, उसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसलिए सभी स्वर और उसके अलावा व्यंजन में क्या होगा, हलंत वाले व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, इसको हम वर्ण कहते हैं। अब देखिए, अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद में, वर्ण के बाद में, देखिए अगला बिंदु है वर्णमाला। तो जिस प्रकार एक एक फूल को धागे में पिरो करके उससे माला बनाई जाती है, उसी प्रकार एक एक वर्णों को व्यवस्थित क्रम में, जिस प्रकार फूलों को व्यवस्थित क्रम में माला बनाई जाती है उनसे, उसी प्रकार वर्णों को भी व्यवस्थित क्रम से जब लिखा जाता है तो उसे कहते हैं वर्णमाला, अर्थात वर्णों की माला वर्णमाला, है ना। तो देखिए, वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा, है ना। एक बात ध्यान देना, व्यवस्थित इस शब्द पर विशेष रूप से ध्यान देना। समूह होना चाहिए वर्णों का, परंतु कैसा? व्यवस्थित होना जरूरी है ना। आवश्यक क्या है कि समूह तो होना चाहिए वर्णों का, परंतु वह व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है ना। व्यवस्थित मतलब जैसे आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जैसे क के बाद में ख आता है, फिर ग आता है। तो ये जो व्यवस्थित समूह है ना, उसी को हम वर्णमाला कहेंगे। हाँ, अब देखिए आगे। अब सबसे पहले हम आगे देखते हैं, वर्ण को पढ़ते हैं। वर्ण होता क्या है वो हमने जान लिया। अब वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, तो वर्ण का जो पहला भेद है उसका नाम है स्वर, और जो दूसरा भेद है व्यंजन। तो हमने वर्ण के दो भेद इनके बारे में हमने पढ़ा है, स्वर और व्यंजन। अब इन दोनों को एक एक करके, स्वर और व्यंजन एक एक करके हम इनको विस्तार से समझेंगे। तो वर्णों के जो दो भेद है उसमें से जो पहला भेद है स्वर, हम उसको पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, स्वर। तो सबसे पहले स्वर होता क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, स्वर में क्या होता है? स्वर स्वतंत्र होते हैं सबसे पहले तो, अर्थात स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसा कि हम वर्ण पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा वर्ण क्या होता है। तो देखिए, स्वर में क्या होता है कि स्वर में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वर को उच्चारित अर्थात बोला जा सकता है। तो इसे हम स्वर कहते हैं। तो देखिए, स्वर की सबसे जो खास बात है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो स्वर होता है स्वतंत्र, और दूसरा है अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती।
तो ये इसकी कुछ खास बातें हैं दोनों, कि स्वर में क्या होता है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं और किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो ये स्वर होते हैं। अब देखिए हिंदी के अंदर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। हाँ, तो ध्यान दीजिए, अब जो 11 स्वर है ना, अब इन 11 स्वरों को भी दो भागों में बांटा गया, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहले हमने पढ़ा वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब उसके बाद में हमने पढ़ा कि ये जो स्वर है ना, इस स्वर के भी दो भेद होते हैं, वो कौन से, वो हम जानते हैं। तो देखिए स्वर का जो पहला भेद है उसका नाम है ह्रस्व स्वर। इसका अर्थ होता है छोटा, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, है ना। तो देखिए ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, संख्या में 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिए, अ, ई, उ और ये री। ये जो चारों स्वर है ना, कितने हैं, 4। ये चारों स्वर ह्रस्व स्वर है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि इनको ह्रस्व स्वर क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है कि इन चारों स्वरों को उच्चारण करने में अर्थात बोलने में कम से कम समय लगता है, ऐसे कह सकते हैं, या फिर एक मात्रा का समय लगता है। आपकी बुक के अंदर ऐसा लिखा होगा, या तो एक मात्रा का समय लगता है या फिर ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, इसीलिए इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ये जो चारों स्वर है ना, जब भी हम बोलते हैं अ, जब भी हम बोलते हैं ई, जब भी हम बोलते हैं उ और जब भी हम बोलते हैं री, तो इन चारों को बोलने में कम से कम समय लगता है, इसीलिए इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है। अब जो स्वर का दूसरा भेद है उसका नाम है दीर्घ। तो देखिए जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा, दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है। तो देखिए ये कितने होते हैं, ये संख्या में 7 होते हैं, आ, ई, फिर ये यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में ए, आई, ओ और औ। ये जो संख्या में 7 स्वर है वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर। अब इनको दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं, तो वो ध्यान दीजिए, दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब देखिए ध्यान दीजिए, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, मतलब ये जो 7 स्वर है, इन 7 स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, ऐसा हम लिख सकते हैं परिभाषा में। या फिर इन 7 स्वरों के उच्चारण में दुगुना समय लगता है, ये तो है ही। इसके अतिरिक्त ये कह सकते हैं कि 2 मात्रा का समय लगता है, इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये संख्या में कितने हैं, ये संख्या में 7। ठीक है, यहां तक पढ़ लेंगे। अब देखिए तो स्वर के दो भेद, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये दोनों पढ़ने के बाद में हमें पता चला कि स्वरों की जो संख्या है 11, उसमें से 4 तो है ह्रस्व स्वर और 7 है दीर्घ स्वर। अब इसके बाद में आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि हमने अंग से अंगूर, अंग से अंगूर भी स्वर के साथ लिखते हैं, अ खाली ये भी लिखते हैं, तो ये दोनों कहां गए, तो इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं, इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह होने के साथ साथ में इनका प्रयोग कैसे होता है, तो ये देखिए, ये जो सबसे पहले ऊपर मैंने लिखा है अंग से अंगूर, इसको हम सिर्फ ये जो आपने बिंदु देखा है ना, ये जो बिंदु है इसको हम अनुस्वार कहते हैं, इसकी मात्रा ऐसी होती है और इसको कहते हैं अनुस्वार। तो अनुस्वार के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और ये जो अह लिखा है, इसका जो ये देखिए ऐसे होता है विसर्ग, जिसको हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विसर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार विसर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार हिंदी के अंदर अंग से अंगूर, इसको हम अनुस्वार के रूप में पढ़ते हैं, और ये जो आपने 2 बिंदी देखी है जिसको हम विसर्ग कहते हैं, इसको विसर्ग इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। ठीक है। अब ये पढ़ने के बाद में आगे हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला बिंदु देखिए व्यंजन। अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो व्यंजन होता क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जा सकते, अर्थात इनको स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण अर्थात बोला नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब व्यंजन को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, और वह अन्य वर्ण कौन सा होता है, वह अन्य वर्ण होता है स्वर। जैसे कि एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क, इस हलंत क के अंदर ये जो आप स्वर देख रहे हैं अ, इन दोनों का जब मेल होता है, अर्थात इन दोनों को जब मिलाते हैं, तब ये व्यंजन बनता है क। उसी प्रकार जितने भी व्यंजन, जैसे मान लो मैंने लिखा ख, इस हलंत ख में अस्वर मिलने के बाद में ही
ये हमारे पास सामने जो ख लिखा है वो आएगा, जो कि एक व्यंजन है और उसको बोलने में किस अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ी। ये जो अन्य वर्ण है अ, मतलब किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ी तभी व्यंजन को बोला जा सकता है, उच्चारण उसका किया जा सकता है। तो ये व्यंजन की परिभाषा हो जाएगी कि व्यंजन के उच्चारण में अन्य स्वरों की, अन्य वर्ण अर्थात स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब देखिए व्यंजन के भी भेद होते हैं, तो देखिए मुख्य रूप से व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला लिखा है स्पर्श व्यंजन, पहला हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे। तो देखिए स्पर्श व्यंजन के अंदर क्या होता है, इनकी संख्या, सबसे पहले इनकी संख्या जान लो 25, इनकी संख्या होती है 25। तो 25 जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनको याद करने का एक बहुत ही सरल तरीका है। आप देखिए 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और ये प वर्ग। ये 5 वर्ग आप याद कर लो लाइन से, क च ट त और प। ये 5 वर्ग याद करने से आपको शॉर्ट, एक तरह से शॉर्ट ट्रिक हो सकती है। जैसे क वर्ग, जैसे ही आपको कोई कहे कि क वर्ग, तो क वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, 5 वर्ण लिख दोगे आप, क ख ग घ ग, ये इस तरह से। जैसे च वर्ग होगा तो च छ ज झ और य। ट वर्ग का मतलब ये हो जाएगा ट ठ ड ढ और ये ण। त वर्ग का मतलब ये हो जाएगा, प वर्ग का मतलब ये हो जाएगा। तो ये क से लेकर के म तक, इन सब को जब हम काउंट करेंगे, गिनेंगे, तो ये संख्या में कितने हो जाएंगे, 25। तो क से लेकर म तक जितने भी व्यंजन है वो सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका जो दूसरा भेद है वो है अंतःस्थ व्यंजन। अब ये संख्या में कितने होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन, ये भी संख्या में 4 होते हैं। अब 4 कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिए, य, र, ल और वो, इन चारों को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब इसके बाद में देखिए ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब ये संख्या में 4, ये भी संख्या में कितने हैं, 4। 4 कौन कौन से हैं, श, स और ह। ये चारों ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो मुख्य रूप से तो व्यंजन की 3 भेद है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके अतिरिक्त हम कुछ और भी पढ़ते हैं, जैसे एक भेद का नाम है संयुक्त व्यंजन। तो देखिए जैसा कि नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, संयुक्त का मतलब होता है एक साथ, एक साथ, एक साथ क्या, एक साथ 2 व्यंजनों का मेल संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। ये संख्या में 4 है, कौन कौन से, श, त्र, ज्ञ और ये श्र। मतलब ये जो चारों व्यंजन मैंने लिखे हैं, ये चारों व्यंजन 2-2 व्यंजनों के मेल से बने। कैसे, तो देखिए इस श के अंदर ये क और ये श, जब इन दोनों व्यंजनों को, दोनों व्यंजन है, ये भी व्यंजन है और ये भी एक व्यंजन है, तो जब इन दोनों व्यंजन को एक साथ मिलाएंगे तो ये श से क्षत्रिय बन जाएगा। उसी तरह ये जो त्र लिखा है ना, इसके अंदर क्या होता है, ये त और ये ध, 2 व्यंजनों को मिलाने के बाद ये त्र बनता है। उसके आगे देखिए ज्ञ, तो ये जो ज लिखा है और ये य लिखा है, तो जब इन दोनों व्यंजन को एक साथ मिलाते हैं तो ये ज्ञ, जो कि एक संयुक्त व्यंजन है, बन जाता है। सबसे लास्ट में श्र, इसमें देखिए श और र, इन दोनों व्यंजनों को मिला करके एक व्यंजन बनता है श्र, जिसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, 4 ऊष्म व्यंजन हो गए, अंतःस्थ व्यंजन ये भी 4 हो गए और 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन पढ़ने के बाद में अन्य व्यंजन भी होते हैं हमारी वर्णमाला के अंदर, वो हम जान लें। तो ध्यान दीजिए अन्य व्यंजन ये संख्या में 2 होते हैं, ड और ये ढ, ये हमारे अन्य व्यंजन होते हैं। इसके बाद में एक बात मैं आपको वापस, जो हमने वर्णमाला पढ़ी थी और वर्णमाला के अंदर हमने पढ़ा था कि वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। वो 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो एक बार ध्यान देना, स्वर, सबसे पहले हमने स्वर पढ़ा, तो स्वर के अंदर कितने स्वर थे, 11 स्वर। तो 11 स्वर के साथ साथ में हमने 2 अयोगभाव भी पढ़े थे, है ना, स्वर, उसके बाद में अयोगभाव, कितने थे, 2 अयोगभाव। मतलब ये 2 भी वर्णमाला के अंदर तो लिखे जाते हैं ना।
अब इसके बाद में हमने पढ़ा था व्यंजन। तो व्यंजन में क्या होता है, व्यंजनों की संख्या कितनी थी, 33 व्यंजनों की संख्या, 33 व्यंजनों की संख्या थी। इसके बाद में हमने 4 पढ़े थे संयुक्त व्यंजन। चार हमने संयुक्त व्यंजन पढ़े। संयुक्त व्यंजन पढ़ने के बाद में अभी अभी हमने पढ़ा है 2 अन्य व्यंजन भी होते हैं। तो ये लीजिए 2 अन्य व्यंजन भी लिख दिए। तो जब इन सबको एक साथ जब हम काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 52 वर्ण हो जाएंगे। मतलब हमारी वर्णमाला के अंदर स्वर, व्यंजन, अयोगवा, अन्य वर्ण, संयुक्त व्यंजन, इन सभी को मिला करके 52 वर्ण है। कितने हैं, 52 वर्ण। तो यहाँ तो वर्णमाला के सभी 52 वर्णों को पढ़ने के बाद में हम आगत ध्वनियां पढ़ेंगे। आगत ध्वनि में क्या होता है कि अन्य भाषा के वर्ण होते हैं जिसको हम हिंदी भाषा में प्रयोग में लाते हैं, इसीलिए उनको आगत ध्वनियां कहते हैं, परंतु उनको वर्णमाला के अंदर शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो ध्यान देना, आगत ध्वनियां होती है कुछ। तो देखिए हिंदी के अंदर हम कुछ यूज करते हैं, जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं ऑरेंज। तो ऑरेंज पे जब हमने जो ये ऊपर ये जो चिन्ह बनाया है उसको हम आगत ध्वनि कहते हैं। उसके अलावा कुछ और एग्जांपल दे देता हूं आपको। हॉल, तो ये भी क्या है, एक आगत ध्वनि। ये जो आप देख रहे हैं, ये चिन्ह आप देख रहे हैं, ये आगत ध्वनि का है। उसके अतिरिक्त एक और एग्जांपल देता हूं, ये जमीन। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बिंदु बनाया, इसको आगत ध्वनि कहते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं एग्जांपल, एक और लिख देता हूं, फर्ज। तो ये भी आगत ध्वनि। तो 2 आगत ध्वनि है, मतलब 2 ऐसी ध्वनियां हैं जिनको हिंदी वर्णमाला के अंदर स्थान नहीं दिया जाता, परंतु हिंदी भाषा में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसको भी हम एक बार हमने आगत ध्वनि पढ़ी। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा वर्ण विचार, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।